नमस्कार मित्रों, मेरा परिचय देता हूं। संक्षिप्त में राहुल मेहता, राइट टू रिकॉल ग्रुप, और हमारा मकसद है भारत में राइट टू रिकॉल MRCM ज्यूरी सिस्टम ये कानून लाना। और उसके प्रचार के संदर्भ में ये वीडियो है। आज का वीडियो है कन्वर्जन के ऊपर कि कौन से कानूनों के द्वारा बिना किसी पुलिस के या बिना किसी हिंसा के कन्वर्जन कम हो सकता है। मैंने ये जो रेफरेंस मटेरियल लिखा है rahulmehta.com/301.htm, फिर से बोलता हूँ rahulmehta.com/301.htm, उसके चैप्टर 47 में कन्वर्जन के ऊपर है कि किस तरह से कन्वर्जन कम किया जा सकता है। तो पहले कन्वर्जन का थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देता हूँ कि कन्वर्जन और मल्टीनेशनल कंपनियां ये दोनों साथ साथ चलती है। जो अधिकतर भारत के बुद्धिजीवी या बुद्धिजीवी है वो कहते हैं कि भाई मल्टीनेशनल कंपनियों को तो सिर्फ बिजनेस में इंटरेस्ट है, पैसे में इंटरेस्ट है। ये बात झूठ है। उन्हें कन्वर्जन में इतना ही इंटरेस्ट है जितना कि चर्च को है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी भारत में कन्वर्जन का पूरा प्रयत्न किया था। ये जो पेड हिस्टोरियन है रोमिला थापर और वो सब, वो इस बात को इतिहास में नहीं लिखते, लेकिन इसके पूरे सबूत है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कन्वर्जन के लिए बड़े पैमाने पे प्रचार किया था। और प्रचार के कन्वर्जन का रीजन था, और उसी के वजह से उन्होंने हिंदुस्तान के सैनिक जो कारतूस इस्तेमाल करते थे, उस कारतूस में पहले भैंस की चर्बी का इस्तेमाल होता था, और ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर का ऑर्डर था कि भैंस की चर्बी का इस्तेमाल करना बंद करो और गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल शुरू करो, ताकि गाय और सुअर की चर्बी कारतूस में आएगी। वो कारतूस का जो ऊपर का टोच होता है वो मुंह से निकालना पड़ता है, तो गाय और सुअर की चर्बी सैनिकों के मुंह में जाएगी। तो उससे सैनिक, जो हिंदू सैनिक है, उसको हिंदू लोग नात बार, आउटकास्ट, कास्ट के बाहर निकाल देंगे, धर्म से बाहर निकाल देंगे कि भाई तेरे मुंह में गाय की चर्बी गई है, अब तू हिंदू रहने के लायक नहीं है। और जो मुसलमान सैनिक है, मुस्लिम सैनिक है, मुस्लिम उन्हें निकाल देंगे। और जब अपने अपने धर्मों से सैनिकों को निकाल देंगे तो वो सैनिक है वो उनको ईसाई बनाने में सहूलियत मिलेगी। तो सैनिकों को कन्वर्ट किया जा सके, इस पर्पस से ही, इसी इंटेंशन से ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टरों ने ये ऑर्डर दिया था कि सैनिकों के कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी मिला के डाली जाए। तो इससे स्पष्ट होता है कि मल्टीनेशनल कंपनियों का इंटरेस्ट होता है कन्वर्जन में। उनका इंटरेस्ट क्यों होता है कि यदि किसी देश में 5-10% आबादी को कन्वर्ट कर दिया जाए तो उसको उकसाया जा सकता है, उसको बोला जा सकता है कि ये 95% तो अब तुम्हारे लोगों में से नहीं है, तुम अलग, ये अलग, वो तो तुम्हारे दुश्मन है, वो तो खराब आदमी है, दकियानुसी आदमी है, जड़ आदमी है, और उनके दमन के लिए इनका उपयोग हो सकता है। तो जहाँ भी मल्टीनेशनल कंपनियां जाती है वहाँ 5-10% आबादी को कन्वर्ट करने का प्रयत्न करती है, और यदि उन्हें सफलता मिले तो 30-40-50% आबादी को कन्वर्ट करती है, और बाद में जब ट्रेंड आगे बढ़ता है तो 100% कन्वर्ट हो जाता है। जब 1857 में कन्वर्जन के बहुत ज़्यादा प्रयत्नों की वजह से विद्रोह हुआ, तो उसके बाद विदेशी कंपनियों ने वो कम कर दिया। तो यूँ समझो कि लगभग 100 साल तक कन्वर्जन कम हुआ, मल्टीनेशनल कंपनियों ने कम प्रयत्न किए। लेकिन 1960 के बाद फिर से उन्होंने कन्वर्जन में सहायता करनी शुरू की। तो उसका एक उदाहरण आपको देखने मिलेगा साउथ कोरिया में। आप गूगल करिए साउथ कोरिया डेमोग्राफी या तो साउथ कोरिया रिलीजन परसेंटेज। तो साउथ कोरिया में 1960 में वहाँ पे 95-97% पॉपुलेशन बुद्धिस्ट थी। आज वहाँ पे 40% क्रिश्चियन है, और जो बाकी 70% बुद्धिस्ट है उनमें से 40% अपने आप को बुद्धिस्ट कहने से घबराते हैं। इसलिए वो बोलते हैं कि हम किसी धर्म में नहीं मानते, नॉन डिनोमिनेशनल यानी कि किसी भी धर्म में नहीं मानते। तो 1960 में वहाँ 95% बुद्धिस्ट थे। अब अपने आप को बुद्धिस्ट कहने वाले लोग बचे हैं सिर्फ 30%। और पुलिस में, सरकार में, इकोनॉमी में उनका स्थान बहुत ही नीचे है। साउथ कोरिया के पिछले 3 प्रेसिडेंट तीनों क्रिश्चियन है। अभी जो प्रेसिडेंट है वो भी क्रिश्चियन है, उसके 14 मिनिस्टर है, उसमें से 12 क्रिश्चियन है, सिर्फ एक बुद्धिस्ट है और एक नॉन डिनोमिनेशनल। तो इस तरह से
वो पूरा देश है वो लगभग कन्वर्ट हो गया और वो मल्टीनेशनल कंपनियों के द्वारा हुआ कि 1960 में जो डिक्टेटर था पार्क चंग ही, साउथ कोरिया के डिक्टेटर का नाम था पार्क चंग ही, वो बहुत ही कट्टर बुद्धिस्ट था, क्रिश्चियन नहीं था, वो कट्टर बुद्धिस्ट था। लेकिन उसने देश के स्थानिक उद्योगों को बढ़ावा देने के बजाय उसने पूरा देश की इकोनॉमी मल्टीनेशनल कंपनियों के हवाले करने शुरू की कि मल्टीनेशनल कंपनी आएगी, फैक्ट्रियाँ डालेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। तो मल्टीनेशनल कंपनियों ने दो काम किए, वहाँ पे हथियारों की फैक्ट्रियाँ सारी बंद करवा दी। तो पार्क चंग ही है वो हथियारों के लिए मल्टीनेशनल कंपनियों का पे उसका डिपेंडेंस बढ़ गई। और उसके बाद उन्होंने एजुकेशन सिस्टम खत्म करवा दी वहाँ पे, तो लोगों को अपने लड़के मिशनरी स्कूल में भेजने पड़े। और 1960 में वहाँ पे 95% बुद्धिस्ट था, जैसे मैंने बताया। 1980 तक आते आते वहाँ पे बुद्धिस्ट 80% हो गए और आज वहाँ पे बुद्धिस्ट सिर्फ 30% है। तो अलग अलग जगह फिलीपींस का भी स्टडी कर सकते हैं। फिलीपींस में तो 100% क्रिश्चियनिटी आ गई करीब करीब। अब सवाल आता है भारत का, आज की स्थिति और उपाय क्या है। तो आज बड़े पैमाने पे कन्वर्जन हो रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह है गरीबी। गरीबी पिछले 10 साल में थोड़ी कम हुई है, पर दूसरे एंगल से बढ़ गई है। दवाइयों का खर्चा बढ़ गया, एजुकेशन का खर्चा बढ़ गया, इसलिए लोअर मिडिल क्लास भी कन्वर्ट हो रहा है। तो गरीबी यदि कम हो तो कन्वर्जन कम हो जाएगा। तो गरीबी कम करने का जो उपाय मेरे मानने में है वो है MRCM, मिनरल रॉयल्टी फॉर सिटीजन्स एंड मिलिट्री। ये जो मेरा रेफरेंस मटेरियल मैंने बताया rahulmehta.com/301.pdf, तो उसमें चैप्टर 5 में मैंने MRCM का ड्राफ्ट दिया है, कुछ 5 पेज का ड्राफ्ट है। वो ड्राफ्ट यदि गैजेट में आ जाता है, इसे गैजेट कहते हैं। ये गैजेट है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार हर महीने में एक छापती है। गैजेट यानी कि मंत्रियों द्वारा दिए गए सेक्रेटरी को आदेश। तो ये MRCM का जो ड्राफ्ट है 5-6 पेज का है, ये MRCM का ड्राफ्ट है चैप्टर 5। ये यदि गैजेट में आ जाता है, यदि गैजेट में छप जाता है, तो जो मिनरल रॉयल्टी और सरकार के प्लॉट है, मिनरल रॉयल्टी यानी पेट्रोल की रॉयल्टी, कोयले की रॉयल्टी, लोहे की, एल्यूमिनियम की वो रॉयल्टी, और सरकार की जमीन के प्लॉट यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, सारे IIM, दिल्ली का एयरपोर्ट, अहमदाबाद का एयरपोर्ट, उससे जो किराया आता है वो सीधा सिटीजन के खाते में जमा होगा। तो इससे पर पर्सन पर मंथ, पर प्रति व्यक्ति प्रति माह 300, 400, 500 की आय हो जाएगी। और ये कोई हराम की कमाई नहीं है, सरकार की प्रॉपर्टी यानी नागरिकों की प्रॉपर्टी, सरकार की प्रॉपर्टी नहीं है वो, सॉरी, नागरिकों की प्रॉपर्टी का किराया और रॉयल्टी सीधी नागरिकों के खाते में जाएगी। तो उससे गरीबी कम हो जाएगी, तो कन्वर्जन कम हो जाएगा। दूसरा जो कानून जो मैं प्रपोज करता हूँ कन्वर्जन कम करने का, वो है पेटेंट के कानून चेंज किए जाए। मल्टीनेशनल कंपनियां जो है, दवाइयां बनाने वाली कंपनियां, उन्होंने 1999 में 2000 में बीजेपी के MP और बाकी कांग्रेस के MP भी इसमें इन्वॉल्व थे, CPM के भी MP इन्वॉल्व थे, उनको अरबों रुपया रिश्वत दिया और पेटेंट के कानून पास करा लिए। वो पेटेंट के कानून थोड़े बहुत कमजोर थे, तो 2004 में उन्होंने ये कांग्रेस और CPM के MP को रिश्वत दी और पेटेंट के दूसरे कानून पास करा लिए। तो उसकी वजह से अब जो पेटेंटेड ड्रग्स है उसकी कॉस्ट सीधी 20 गुना हो गई है। कि पहले जो दवाई 1000 रुपये में इंडिया में मिल सकती थी, वो दवाई आज पेटेंट के बिना बन नहीं सकती। पेटेंट के बिना बन नहीं सकती, इसलिए रॉयल्टी देनी पड़ती है या तो पार्टनरशिप करनी पड़ती है, इसलिए वो दवाई की कीमत सीधी 15,000 हो गई। तो 1971 में जो देवी इंदिरा अम्मा ने जो कानून बनवाया था पेटेंट का, उसमें पूरी छूट थी कि पेटेंट अमेरिका की कोई दवाई हो या कहीं भी ब्रिटेन की दवाई हो, तो भारत के फार्मास्यूटिकल कंपनी उसका उत्पादन कर सके। इंदिरा गांधी ने सिर्फ, देवी इंदिरा अम्मा ने सिर्फ प्रोसेस पेटेंट रखा था, प्रोडक्ट पेटेंट नहीं रखा। जबकि 2004 में सांसदों ने रिश्वत लेके प्रोडक्ट पेटेंट का कानून पास कर दिया। तो प्रोडक्ट पेटेंट आने से क्या हुआ कि दवाइयों की कीमत 20 गुना हो गई। तो जो अब अमीर आदमी है जो लाखों रुपया खर्च कर सकता है दवाई को, तो उसे तो शायद पता भी नहीं चला होगा कि दवाई की कीमत 20 गुना हो गई। पर जो गरीब आदमी है
उसके पास दवाई खरीदने के पैसे नहीं है तो वो मिशनरी के पास जाना शुरू कर दिया उसने, तो वहाँ पे कन्वर्जन बढ़ गया। तो हमें गैजेट में छपवाना चाहिए कि प्रोडक्ट पेटेंट इज हियर बाय कैंसल्ड। एक लाइन आ जाती है गैजेट में कि प्रोडक्ट पेटेंट इज हियर बाय कैंसल्ड, पेटेंट लॉ ऑफ 2004 इज कैंसल्ड, टू पेटेंट लॉ ऑफ 1999 इज कैंसल्ड एंड पेटेंट लॉ एज पास्ड इन 1971 इज रिस्टोर्ड। यानी कि 1972 का जो पेटेंट का कानून है वो दोबारा उसको पास किया जाता है। ये 4 लाइन आ जाती है गैजेट में, तो दवाइयों की कीमत अभी जो है उसमें 70-80% कम हो जाएगी और उससे कन्वर्जन कम हो जाएगा। तो एक एमआरसीएम का कानून गैजेट में आना चाहिए। एमआरसीएम के कानून के आने से गरीबी कम हो जाएगी। फिर ये पेटेंट का कानून कैंसिल होना चाहिए। उसके बाद एजुकेशन में मेरा प्रपोजल है राइट टू रिकॉल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर का। पिछले 20 साल में एजुकेशन में बहुत बड़ी गिरावट आई है। जो मल्टीनेशनल कंपनियों के मालिक है रॉकफेलर वगैरह, उन्होंने ये सारे जो मिनिस्टर है, सीएम मिनिस्टर, फिर वो कपिल सिब्बल हो या स्टेट के सीएम हो, जैसे गुजरात के आनंदीबेन हो या तो मध्य प्रदेश के सीएम हो या जो भी सीएम हो, उनको मल्टीनेशनल कंपनियों के मालिक उन्हें बड़े पैमाने पे घूस देते हैं और घूस दे के एजुकेशन का सिलेबस खराब करवाते हैं, स्कूल का सिस्टम खराब करवाते हैं, एजुकेशन एग्जामिनेशन सिस्टम खराब करवाते हैं ताकि एजुकेशन का स्तर बिगड़ जाए। मैं स्पेसिफिक एग्जांपल देता हूँ कि अभी बहुत सारे स्टेट बोर्ड ने और सेंट्रल बोर्ड ने एक फतवा निकाला, मतलब टीचरों को ऑर्डर दिया है कि 8th स्टैंडर्ड तक किसी को फेल नहीं करने का, मतलब 8th स्टैंडर्ड तक पास कर देना है। वो भले पेपर खाली छोड़ दे तो भी उसे पास करना है। तो अब स्टूडेंट पढ़ेंगे नहीं, उससे ज़्यादा नुकसान क्या होगा कि टीचर पढ़ाएंगे नहीं। अब टीचर को पता है कि उसके लड़के पास होने वाले हैं तो पेरेंट कंप्लेंट करने नहीं वाले, तो टीचर पढ़ाता नहीं है। तो मैथमेटिक्स और साइंस ये सब्जेक्ट का बेस तोड़ दिया। ये जो कानून पास किया स्टेट गवर्नमेंट ने और कपिल सिब्बल जैसे रिश्वतखोर लोगों ने, तो उसकी वजह से एजुकेशन का पूरा बेस उन्होंने खराब कर दिया। वो ऐसा कानून उन्होंने क्यों पास किया? क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनियों को भारत का एजुकेशन खत्म करना है ताकि भारत में कम इंजीनियर बने, कम वैज्ञानिक बने, तो भारत का डिपेंडेंस मल्टीनेशनल कंपनियों पे बढ़ेगा। तो और उसके बाद 10वीं का बोर्ड कैंसिल करने की बात चल रही है, शायद कैंसिल हो भी गया, मुझे अंदाज नहीं है ये साल बोर्ड होगा या नहीं 10वीं कक्षा में, पर बहुत सारे स्टेट बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड है वो 10वीं कक्षा का बोर्ड कैंसिल करना चाहते हैं। तो बोर्ड भी कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा? टीचर भी पढ़ाएगा नहीं कि अब मुझे एग्जाम लेना है, मुझे पास करना है, मैं सबको पास कर दूंगा। तो ना स्टूडेंट पढ़ेगा ना टीचर पढ़ाएगा। और उसके बाद उन्होंने कुछ फतवे निकाले हैं, जो पेपर सेटर होते हैं एग्जामिनेशन के, उनको ऑर्डर दिया गया कि भाई 12th का जो पेपर होगा या 10th का पेपर होगा उसके सारे सवाल आपको टेक्स्ट बुक में से पूछने हैं और आसान सवाल ही पूछने हैं, मुश्किल सवाल पूछने नहीं है। तो आसान सवाल पूछेंगे, मुश्किल सवाल पूछेंगे नहीं, टेक्स्ट बुक में पूछेंगे तो लड़का और कम पढ़ेगा। तो एक तो सिलेबस मैंने 1986 में 12th का एग्जाम दिया था, उसका सिलेबस और मैंने 1 साल पहले 12th की टेक्स्ट बुक देखी, साफ साफ दिख रहा था कि सिलेबस 30% कम कर दिया और एग्जामिनेशन में तो मुश्किल सवाल मुझे दिखे ही नहीं। अब इससे एजुकेशन का स्तर गिरेगा। अब IIT JEE कैंसिल करने की बात चल रही है, शायद कैंसिल कर भी दी। तो मल्टीनेशनल कंपनियों ने रिश्वत दी होगी ये IIT काउंसिल में, जो IIT के चेयरमैन वगैरह होते हैं उनको, कि भाई ये पैसा लो और JEE कैंसिल करो, खत्म करो JEE का क्या होता था कि कुछ 4 लाख लोग JEE देते थे जिसमें से 10,000 सिलेक्ट होते थे। तो भले 10,000 सिलेक्ट हो, लेकिन 1 लाख लोग 1.5 लाख लोग तमीज से पढ़ते थे, कोशिश करते थे कि वो 10,000 में सिलेक्ट हो जाए। तो वो पढ़ते थे तो उनका स्तर ऊपर होता था। मुश्किल सवाल अटेम्प्ट करेंगे, मुश्किल सवाल को हल करने की कोशिश करेंगे, हल हुआ तो ठीक है, नहीं हल हुआ तो उसका सॉल्यूशन देखेंगे, कोचिंग के लिए जाएंगे। तो उससे स्टूडेंट का मैथमेटिक्स और साइंस का लेवल है वो बढ़ता था। अब वो मुश्किल सवाल एग्जाम में आएंगे नहीं, क्योंकि AI में तो आसान सवाल आते हैं, उसमें तो मुश्किल सवाल देने का कोई फायदा नहीं है। तो AI में आसान सवाल आएंगे तो मुश्किल सवाल हल करने का जो प्रयत्न करते थे 11वीं 12वीं के विद्यार्थी, वो प्रयत्न ही नहीं करेंगे, तो उनका स्तर ऊपर नहीं आएगा। तो इस तरह से एजुकेशन का लेवल दिन ब दिन खराब कर रहे हैं। तो एजुकेशन का स्तर जो खराब हो रहा है उसकी वजह से क्या हुआ कि जो लोअर मिडिल क्लास के लड़के हैं, लोअर मिडिल क्लास के पेरेंट है, वो अपने लड़कों को मिशनरी स्कूल में भेजना शुरू किया, क्योंकि उनके पास तो पैसा नहीं है। जो सरकारी स्कूल है वो सब कबाड़े खाने हो गए
वहाँ पे कुछ पढ़ाई होती नहीं है, ना टीचर पढ़ाता है, ना एग्जाम ढंग से होते हैं, ना स्कूल ठीक से चलते हैं। और उनके पास तो पैसा है नहीं कि आईसीएसई के स्कूल में भेजे। आईसीएसई का सस्ते से सस्ता स्कूल होगा साल का 80,000 रुपया फी वाला, तो उनके पास तो इतना पैसा है नहीं कि अपने लड़कों को महंगे ट्रस्टों के स्कूल में भेज सके। तो उन्होंने अपने लड़कों को मिशनरी स्कूल में भेजना शुरू किया। तो उनके तो इस तरह से कन्वर्जन बढ़ गया। ये साउथ कोरिया में जो 1960 में हुआ वही आज भारत में हो रहा है। साउथ कोरिया में भी मल्टीनेशनल कंपनियों ने अधिकारियों को रिश्वत दे दे के वहाँ की जो गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम थी वो खत्म करवा दी। और गवर्नमेंट की एजुकेशन सिस्टम खत्म हो गई तो वहाँ के जो लोअर मिडिल क्लास के लोग थे, उन्होंने अपने लड़कों को मिशनरी स्कूल में भेजना शुरू किया और उससे वहाँ पे कन्वर्जन बढ़ गया। और वही आज इंडिया में हो रहा है। तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है राइट टू रिकॉल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और राइट टू रिकॉल एजुकेशन मिनिस्टर। राइट टू रिकॉल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, राइट टू रिकॉल एजुकेशन मिनिस्टर। यदि राइट टू रिकॉल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर आता है तो जिले के स्कूल, सरकार के स्कूल है वो ठीक ठाक चलने लगेंगे। टीचर टाइम से आएगा, पढ़ाएगा, लड़कों को किताबें मिलेगी, उनके एग्जाम टाइम से होंगे, तो लड़का पढ़ेगा। थोड़े बहुत लड़के फेल भी होंगे तो अब हमें यदि 100 लोगों का स्तर ऊपर लाना है, तो एग्जाम तो लेनी पड़ेगी। एग्जाम नहीं लोगे तो कोई पढ़ेगा नहीं, पढ़ोगे नहीं तो स्तर ऊपर नहीं आएगा। तो एग्जाम लोगे तो 2-4 लोग फेल भी होंगे। यदि एग्जाम में सबको पास कर दोगे तो कोई पढ़ेगा नहीं, तो स्तर ऊपर नहीं आएगा। तो हो सकता है 2-5 लोग फेल हो, तो राइट टू रिकॉल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर आने से जो सरकार के स्कूल है, सस्ते ट्रस्टों के स्कूल है, वो सुधर जाएंगे। एजुकेशन में करप्शन कम हो जाएगा। और राइट टू रिकॉल एजुकेशन मिनिस्टर आएगा तो सिलेबस सुधर जाएगा। अभी ये जो सिलेबस बिगाड़ दिया, फिर 10th का बोर्ड कैंसिल कर दिया, फिर ये IIT JEE के कैंसिल होने की बात है, वो क्यों ये सब बदमाशी हो रही है? वो इसलिए क्योंकि वी डोंट हैव राइट टू रिकॉल एजुकेशन मिनिस्टर, ना स्टेट लेवल पे ना सेंट्रल लेवल पे। ये राइट टू रिकॉल एजुकेशन मिनिस्टर हुआ तो ऐसे बदमाश एजुकेशन मिनिस्टर को, कपिल सिब्बल, उनको हम नौकरी से निकाल सकते हैं और ऐसे किसी ईमानदार आदमी को एजुकेशन मिनिस्टर बना सकते हैं जो कि एग्जामिनेशन को कंटिन्यू करे, एग्जामिनेशन का स्तर सुधारे वगैरह। अब तो एजुकेशन इंप्रूव होगा तो कन्वर्जन कम हो जाएगा। और जो कुछ फालतू सजेशन है मैं उसके बारे में बोलना चाहूँगा। कुछ लोग फालतू सजेशन में देते हैं कि काफ़ी, मैंने विश्व हिंदू परिषद, RSS, BJP इनके कार्यकर्ताओं के संपर्क में आता हूँ, तो मैंने उन्हें बताया कि भाई ये गैजेट नोटिफिकेशन है। तो उन्होंने बोला तो ये तो 20 साल में हमने कभी देखा ही नहीं। मैंने कहा देखा नहीं क्योंकि आपके नेता है वो आपको अनपढ़ गंवारी रखना चाहते हैं, वरना कोई भी ईमानदार नेता होता तो सबसे पहले कार्यकर्ताओं को ये दिखाता। मैंने अपना प्रचार शुरू किया राइट टू रिकॉल के कानून का। तो जैसे ही मुझे इस डॉक्यूमेंट के बारे में पता चला कि भाई ये तो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है सरकार के अंदर, तब से आज तक मैं जितने भी कार्यकर्ता आते हैं तो पहले उन्हें मैं ये डॉक्यूमेंट देता हूँ। मेरा जो रेफरेंस मटेरियल है उसके भी फर्स्ट चैप्टर के 4थे पाने पे ही इसका इंफॉर्मेशन है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है गैजेट नोटिफिकेशन। और कोई भी कार्यकर्ता को, नागरिक को यदि समाज में, सरकार में परिवर्तन चाहिए तो इसमें क्या छपवाना वो पहले सोचना चाहिए। तो मैंने बताया कि भाई आपके नेता क्या बताते हैं कन्वर्जन करने के लिए, रोकने के लिए? तो वो कहते हैं कि बस मारपीटाई करो और कुछ करने की जरूरत नहीं है, लठ लेके पहुंच जाओ, तोड़फोड़ करो। तो मैंने कहा कि भाई लठ लेके पहुंच जाओगे, तोड़फोड़ करोगे, तो ये बताओ कि जब अमेरिका की सेना आएगी तब तुम्हारे लठ क्या काम आएंगे? ये चौथे मुद्दे पे आता हूँ। मैंने कन्वर्जन रुकवाने के लिए 3 बात कही कि गरीबी कम करने के लिए MRCM का कानून, फिर दवाइयाँ सस्ती हो उसके लिए पेटेंट का कानून कैंसिल किया जाए, और राइट टू रिकॉल एजुकेशन। अब मैं चौथी बात पे आते हूँ कि भारत की सेना को मजबूत करना चाहिए। भारत को सेना की मजबूत और कन्वर्जन को क्या लेना देना कि भाई आज नहीं तो कल अमेरिका की सेना आने वाली है कन्वर्जन करने के लिए। तुम कानून बना दो कि पुलिस ये करेगी, कोर्ट ये करेगी, चलो कानून बना दिया, कन्वर्जन रुक गया। जैसे इराक ने रोका था, इराक ने कानून बना के पुलिस के जरिए, अदालत के जरिए कन्वर्जन रोक दिया। लीबिया ने रोक दिया। इराक में जब अमेरिका की सेना आई 2004 में, तब पुलिस अदालत तो कुछ बची नहीं। आज इराक की परिस्थिति क्या है? वहाँ 20% लोग क्रिश्चियन होते। कैसे? अमेरिका की सेना ने, उनके बहुत सारे हथकंडे, सेना बंदूक के नोक पे किसी को ईसाई नहीं बनाती। उनके तरीके हैं कि पहले जाके वहाँ पे सब तोड़फोड़ कर देंगे, आदमी
भूखों मरने शुरू हो जाएंगे, दवाइयाँ नहीं मिलेगी। इराक में अभी 95% लोगों के घर पे पीने का पानी नहीं आता, बिजली नहीं आती, सब बदहाली में जी रहे हैं। और फिर सेना तो तोड़फोड़ करके मार पिटाई करके चली जाएगी। इराक में कुछ 3 करोड़ की आबादी में कुछ 40 लाख लोग अंधे हैं, क्योंकि युद्ध में जो तरह तरह के हथियार फेंके गए उसकी वजह से कुछ 30-40 लाख लोग अंधे हो गए हैं, पार्शियली और होली। कुछ 30-40 लाख लोग 1 या 2 हाथ से अपाहिज हो गए हैं। तो इतनी वहाँ पे बदहाली हो गई है। और फिर सेना जाके वहाँ बदहाली कर आदमियों को एकदम भिखमंगा बना देगी, और फिर मिशनरी आकर उनकी सेवा शुरू करेंगे। और मिशनरी फिर धीरे धीरे बोलते हैं कि भाई ईसाई बनोगे तो थोड़ी ज़्यादा दवाई देंगे, ज़्यादा एजुकेशन देंगे। और जो आदमी एकदम गरीब हो चुका है, टूट चुका होता है, मेंटली फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है, उसको कन्वर्ट करने में आसानी रहती है। तो अंत में अमेरिका की सेना तो आएगी आज नहीं तो कल कन्वर्ट करने के लिए। तो उस दिन तुम्हारे ये तोड़फोड़ का काम क्या काम आएगा? तुम्हारे पास ऐसी क्या चीज़ है कि जो अमेरिका की सेना को रोक सके? तो उसके लिए भारत की सेना को मजबूत करना और भारत के नागरिकों में सिविल डिफेंस जो बोलते हैं कि हर एक आदमी के पास बंदूक होनी चाहिए। स्विट्जरलैंड में कानून है, स्विट्जरलैंड में कानून है कि 21 और 45 साल के हर एक आदमी के पास बंदूक होना कंपलसरी है उसके घर पे। यदि उसके घर पे बंदूक नहीं हुई तो उसको सजा की जाती है। और कभी कभी रैंडम चेकिंग होता है कि रात को 12 बजे 1 बजे पुलिस आके आपको दरवाजे पे दस्तक देगी और बोलेगी कि भाई दिखाओ कि तुम्हारे घर पे बंदूक है या नहीं। और यदि बंदूक नहीं हुई तो उस आदमी को जेल की सजा होती है। तो ये स्विट्जरलैंड का कानून भी भारत में होना चाहिए कि हर एक आदमी के पास बंदूक हो, ताकि जिस दिन चीन की या पाकिस्तान की या अमेरिका की सेना आती है तो हम उन्हें रोक सके। और डिटरेंस यानी कि सेना को भय होगा कि भाई हमारे लाखों सैनिक मरेंगे तो वो आने का सपना मंसूबा ख्वाब छोड़ देगी। तो जो कन्वर्शन का आखिरी मुकाम है, फाइनल हुक्म का पत्ता जिसे कहते हैं, ट्रम्प कार्ड, वो है अमेरिका की सेना। कि अमेरिका के जो मिशनरी का मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो सारे हथकंडे आजमाती है, दवाई, एजुकेशन, और जो सब कुछ काम ना चले तो अंत में वो अमेरिका की सेना को भेजती है कि यहाँ जाके तोड़फोड़ करो और कन्वर्जन में मदद करो। तो ये रोकने के लिए हमें भारत की सेना को मजबूत करना चाहिए। सेना को मजबूत करने के लिए क्या क्या कानून हमें गैजेट में डालने चाहिए उसका लिस्ट मैंने दिया है। कौन कौन से कानूनों से सेना मजबूत हो सकती है वो मैंने चैप्टर 24 rahulmehta.com/301.htm उसके चैप्टर 24 में दिया है RRG प्रपोजल टू इम्प्रूव मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। ये हमारी सेना और हथियार बनाने की फैक्ट्रियां, दोनों हथियार बनाने की फैक्ट्रियां बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के ऊपर सेना चलेगी। यदि हम सिर्फ हथियार इंपोर्ट कर रहे हैं तो जिस दिन युद्ध होगा उस दिन जो कंट्री, जिस देश ने हमें हथियार भेजे हैं वो देश 100 गुनी कीमत तो नहीं लेगा, शायद 100 पूरा देश हड़प लेगा कि भाई पूरा देश हमारे नाम कर दो, वरना हथियार भेजेंगे नहीं, स्पेयर पार्ट नहीं भेजेंगे, या तो हथियार है वो डिसेबल कर देंगे, का मतलब इलेक्ट्रॉनिकली डिसेबल कर देंगे। तो जो लोग कन्वर्जन कम करना चाहते हैं उन्हें जितनी जल्दी हो सके सेना को मजबूत करने के प्रयत्नों पे ध्यान देना चाहिए। अब जो बकवास उपाय है उसके बारे में मैं कुछ बताऊंगा कि एक बकवास उपाय बताया जाता है कि एक हिंदूवादी आदमी को डिक्टेटर बना दो भारत का, फिर वो अडवाणी हो या मोदी हो या जो भी हो, कि भाई ये एक हिंदूवादी आदमी है, उसको आप डिक्टेटर बना दो तो कन्वर्जन रुक जाएंगे। ये बात झूठ साबित हो चुकी है इतिहास में कि साउथ कोरिया में पार्क चंग ही, आप गूगल करना, पार्क चंग ही जो डिक्टेटर बना था 1960 में साउथ कोरिया का, वो एक बहुत ही कट्टर बुद्धिस्ट था और उसने कन्वर्जन रोकने की कोशिश की और उसकी वजह से कन्वर्जन रुक गए 20 साल तक, 15 साल तक। लेकिन बाद में जो 95% बुद्धिस्ट थे आज उसी की नीतियों की वजह से 30% हो गए। डिक्टेटरशिप से कैसे कन्वर्जन शॉर्ट टर्म में कम हो जाते हैं, शॉर्ट टर्म में कम हो जाते हैं और लॉन्ग टर्म में बढ़ जाते हैं। लॉन्ग टर्म में कैसे बढ़ जाते हैं कि जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उनका काम एक तरह से आसान हो गया। आसान कैसे हो गया कि राइट टू रिकॉल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है, तो एजुकेशन ऑफिसर को तोड़ना मुश्किल है, उसको करप्ट करना मुश्किल है, क्योंकि लोगों को पता लग जाएगा, लोग उसे बदल देंगे। जबकि डिक्टेटरशिप में डिक्टेटर के आसपास ऐसे आदमी बिठा दो जो कि नारेबाजी करते हो, बहुत अपने आप को देशभक्त दिखाते हो, पर अंदर से करप्ट हो, ईमानदार डिक्टेटर मिल जाएगा।
डिक्टेटर की ईमानदारी में मैं शंका नहीं करूंगा, लेकिन डिक्टेटर अकेला तो पूरा देश चला नहीं सकता, उसको 1000, 2000, 5000 लोगों पे भरोसा करना पड़ेगा अलग अलग लेवल पे। तो उसके जो भरोसे के आदमी, जिस आदमी पे वो भरोसा कर रहा है, उनमें से आधे या तो 1/4 को भी करप्ट कर दो, अंदर से एजेंट बना दो और उसमें गलत नीतियां डलवा दो। गलत नीतियां जो कि शॉर्ट टर्म में बेनिफिट करती हो। शॉर्ट टर्म में कैसे बेनिफिट की, जैसे भाई फूड की सब्सिडी कम कर दी तो शॉर्ट टर्म बेनिफिट आएगा कि सरकार का खर्चा कम हो गया, लेकिन अब गरीब आदमी कहाँ जाएगा, मिशनरी के पास जाना पड़ेगा। एजुकेशन में खर्चा कम कर दो, एजुकेशन में गवर्नमेंट का जो सेटअप है वो तोड़वा दो। तो इस तरह से ये जो गलत पॉलिसियां है वो डिक्टेटरशिप में धड़ल्ले से चलती है, क्योंकि डिक्टेटर एक एक चीज पे तो ध्यान नहीं दे सकता। एक आदमी डिक्टेटर बना तो वो तो ये नहीं देख सकता कि भाई फर्स्ट स्टैंडर्ड का सिलेबस कैसा है, सेकंड का सिलेबस कैसा है, 10th का सिलेबस कैसा है, 12th का सिलेबस में मैथ्स कितना अच्छा है, फिजिक्स कितना अच्छा है, एग्जामिनेशन में पेपर ठीक से आ रहे हैं या नहीं, कोचिंग ठीक से हो रहा है नहीं, या टीचिंग ठीक से हो रहा है नहीं, वो तो एक एक चीज देख नहीं सकता। तो जितनी चीज उसके ध्यान में आएगी, ओवरऑल इकोनॉमी है या तो थोड़ा बहुत मिलिट्री है, उतने में ठीक ठाक काम चलेगा। लेकिन जो जो चीज से उसका ध्यान नहीं जाएगा, वहां पे वो गलत पॉलिसी डाल के उस एरिया से लोगों को नुकसान जाना शुरू होगा, तो अपने आप वो लोग मिशनरियों की शरण में जाने शुरू हो जाएंगे। तो डिक्टेटरशिप से शायद शॉर्ट टर्म में कन्वर्जन कम हो जाए, पर लॉन्ग टर्म में कैसे फायदा होगा कि डिक्टेटर के स्टाफ के द्वारा वो देश में ऐसी गलत नीतियां डलवा देंगे कि जिससे एजुकेशन खत्म हो जाए, दवाइयां महंगी हो जाए और जो गरीब आदमी है, लोअर मिडिल क्लास है, उसको मिशनरियों की पनाह में जाना पड़े। और मिशनरी वो शुरुआत में बोलते हैं कि हम सिर्फ सेवा करेंगे, धर्म की बात नहीं करते, वो सिर्फ एजुकेशन, हेल्थ, उसकी सेवा करते हैं। और एक बार जब उनकी तादाद 15-20% हो जाए, 15-20%, उसके बाद वो बड़े पैमाने पे डिस्क्लोज करते हैं। और एक बार 15-20% तादाद हो जाए तो कुछ जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी लड़ने की ताकत एकाएक गिर जाती है कि भाई 15%-20% लोगों से अब कैसे लड़ा जाए। जो देश में अभी वर्तमान सिचुएशन है उसमें गुजरात में कन्वर्जन कम हुआ है, पर गुजरात में भी जो गरीब एरिया है, डांग और फिर गुजरात और राजस्थान की बॉर्डर पे, वहाँ काफ़ी कन्वर्जन हो रहा है, क्योंकि वहाँ गरीबी ज़्यादा है, दवाइयाँ वहाँ बहुत महंगी है। यानी वहाँ की लोगों की आय, दवाइयों का तो वही भाव है जो अहमदाबाद में, तो वहाँ के लोगों की जो आमदनी है उसके हिसाब से दवाइयाँ उनके लिए बहुत महंगी है। और वहाँ पे एजुकेशन एकदम टूट चुका है। कुछ डांग के जो इलाके हैं वहाँ तो मेरे दोस्त कहते हैं कि वहाँ पे मिशनरी स्कूल के सिवा कहीं पढ़ाई ही नहीं होती। जो सरकारी टीचर है वो तो बस स्कूल के रजिस्टर पे होता है, वरना वो सिटी में रहता है, सिटी में ट्यूशन कराता है, जो भी कराता है, पर स्कूल में तो बस वो महीने में 1-2 बार आता है अटेंडेंस देने के लिए। और सरकारी स्कूल पूरे टूट चुके हैं। तो राइट टू रिकॉल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर आएगा तो ये ट्रेंड को हम रिवर्स कर सकते हैं। और उसके सिवा इंडिया में अभी आंध्र प्रदेश में कुछ, मैंने जहाँ तक मेरे जो दोस्त हैं वो मुझे अंदाज देते हैं कि कुछ 15% लोग कन्वर्ट हो चुके हैं। दलितों में कन्वर्जन 30-40% जितना हो चुका है। तो अब इसके उपायों में ये मैंने जो 4 उपाय बताए, एक तो MRCM, मिनरल रॉयल्टी फॉर सिटीजन्स इन मिलिट्री, यानी कि एक 5 पेज गैजेट में छपवाया जाए। जब मैं उपाय का बात करता हूँ, यानी उपाय की बात करता हूँ, यानी गैजेट में हमें क्या छपवाना चाहिए कि जिससे समस्या कम हो सके। मैं इन सब उपायों में नहीं बोलता कि लोगों को नारेबाजी करनी चाहिए, रैलियां निकालनी चाहिए। वो ठीक है, साल में 1-8 बार रैलियां निकालनी चाहिए, बाकी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। या अनशन पे बैठना चाहिए, या लोगों में जागृति खड़ी करनी चाहिए। लोग जागरूक है, तुम्हारे पास उपाय हो तो बताओ, वरना बस इसी बात पे टाइम पास करना है कि हमें लोगों में जागृति बढ़ानी है, लोगों में जागृति बढ़ानी है, तो टाइम वेस्ट की बात होगी। तो मैं जब उपाय की बात करता हूँ, यानी कि सरकार के गैजेट में क्या छपवाया जाए कि जिससे समस्या कम हो सकती है। तो हमें MRCM का कानून यदि इस गैजेट में छपवा देते हैं तो गरीबी कम हो जाएगी, कन्वर्जन कम हो जाएगा। पेटेंट का कानून का कैंसिलेशन हम गैजेट में छपवा देंगे तो दवाइयों के दाम कम हो जाएंगे, कन्वर्जन कम हो जाएगा। राइट टू रिकॉल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और राइट टू रिकॉल स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर, राइट टू रिकॉल सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर। तो एजुकेशन सुधर जाएगा, कन्वर्जन कम हो जाएगा। सेना को मजबूत करने के मैंने काफ़ी सारे प्रपोज्ड गैजेट नोटिफिकेशन चैप्टर 26 में दिए इसमें, कि वेल टैक्स का कानून, हथियारों के उत्पादन से कानून, हर एक आदमी के पास बंदूक होना कंपलसरी करना चाहिए, 10th स्टैंडर्ड से बंदूकों की ट्रेनिंग शुरू करनी चाहिए, 8th या 10th स्टैंडर्ड से। हथियारों के बारे में पाठ्य पुस्तक में एक कोर्स होना चाहिए
वेपन इंडस्ट्रीज के ऊपर, जिसमें सारे हथियारों के बारे में उन्हें इंफॉर्मेशन दी जाए। और दूसरा, ये जो गलत उपाय बताए जाते हैं कि तोड़फोड़ करना, फिर डिक्टेटर डाल दो देश में और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस या तो कन्वर्जन हो रहा है, उपाय की बात मत करो। और एंड में इलेक्शन के 2 दिन पहले कि भाई अब तो एक ही उपाय है। क्या उपाय है? कि बस इस पार्टी को वोट दे दो, और कोई उपाय ना सोचना है ना बात करनी है। तो ये सारे उपायों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब हमें दूसरे देशों की स्थिति देखें तो वहाँ कन्वर्जन काफ़ी बढ़ रहा है। नेपाल में ऐसा कहा जाता है कुछ 20% कन्वर्जन हो गया, और यही सारे कारण थे। दवाइयाँ वहाँ महंगी हो गई, एजुकेशन बिगड़ गया, तो लोग अपने लड़कों को मिशनरी स्कूल में भेजना शुरू किया, तो वहाँ पे 15-20% जितना कन्वर्जन हो गया। इराक में जो कन्वर्जन हुआ वो अमेरिका की सेना की वजह से, इराक में कुछ 15% कन्वर्जन हो गया है। लीबिया में अभी शुरू हुई है प्रोसेस, तो वहाँ भी ये प्रोसेस चलती रही तो 5-10 साल में पहुँच जाएगा 10-15% तक। और जो उसकी वजह से और भी दूरगामी परिणाम ये आ सकते हैं कि जो मुस्लिम कंट्रीज है, ईरान, सऊदी अरेबिया, कुवैत और अल्जीरिया, लीबिया, वहाँ पे अब ये पोल खुल चुकी है कि भाई अमेरिका का उद्देश्य क्या है। कि अमेरिका का उद्देश्य, जो कि कुछ लोग तो पिछले 50 साल पहले भी जानते थे कि भाई ये कंट्री के 2 उद्देश्य है कि एक तो पूरी दुनिया का जो मिनरल रिसोर्सेस है वो कैप्चर करना, खास करके पेट्रोल, कि पूरी दुनिया के जो पेट्रोल के कुएं हैं वो कैप्चर करना, पूरी दुनिया में ईसाई धर्म फैलाना। अमेरिका के अंदर सेक्युलरिज्म है और काफ़ी हद तक जेन्युइन सेक्युलरिज्म है, पर अमेरिका का जो दूसरों देशों में रवैया है, बिहेवियर ऑफ अमेरिका इन आउटसाइड वर्ल्ड, वो 100% धर्मांध राष्ट्र जैसा है कि पूरे दुनिया में सारे धर्मों को ख़त्म करना है और सारे दुनिया में एक ही धर्म होना चाहिए, क्रिश्चियनिटी। ये अमेरिका का एक कंट्रोलिंग फॉरेन पॉलिसी एजेंडा है। और उसके बाद की सारे देशों की एजुकेशन सिस्टम ख़त्म करनी है, कि जितने भी देश उसके अंडर में आते हैं वहाँ पे वो साइंस और मैथमेटिक्स की एजुकेशन सिस्टम को तोड़ देता है, ताकि वो देश वैज्ञानिक और इंजीनियर टेक्नीशियन पैदा ना कर सके। जो देश इंजीनियर टेक्नीशियन वैज्ञानिक पैदा नहीं कर सकता, वो देश हथियार नहीं पैदा कर सकता, तो वो देश लड़ नहीं सकता, और सेना के लिए वो देश 100% अमेरिका पे डिपेंडेंट हो जाएगा। और टेक्नोलॉजी भी उस देश में ख़त्म कर दो, ताकि उस देश को पश्चिमी देशों की टेक्नोलॉजी पे, उसके प्रोडक्ट्स पे डिपेंडेंट करना पड़े। तो ये उसके 3 मुख्य उद्देश्य हैं, और उसकी वजह से अब मुस्लिम कंट्री है वो थोड़े घबरा गए हैं। कि जैसे ईरान ने देखा कि भाई इराक के पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं था, लीबिया के पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं था, तो अमेरिका ने उसके तेल के कुएं सारे हड़प कर लिए और वहाँ के लोगों को बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में कत्लेआम कर दिया, और वहाँ ईसाई धर्म फैला रहा है। तो उसकी वजह से अब ईरान के पास कोई चारा नहीं बचा कि वो भी अपनी सेना मजबूत करे, न्यूक्लियर वेपन बनाए, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन के बिना तो वो अपने आप को बचा नहीं सकता। तो उसके झगड़ा अमेरिका का और ईरान का, पर यदि उनमें युद्ध हो गया तो वो युद्ध फैलता फैलता इंडिया तक भी आ सकता है। कि पाकिस्तान को, ईरान को सपोर्ट करना पड़ेगा। अमेरिका के पास इतनी पाकिस्तान के अंदर ताकत है कि वो पाकिस्तान को उकसा सके, मोटिवेट कर सके कि वो भारत पे हमला कर दे। तो पाकिस्तान भारत पे हमला करेगा तो जाहिर है भारत के पास हथियार तो है नहीं, तो भारत को अमेरिका को बोलना पड़ेगा कि भाई हमें हथियार दो। और इसमें यदि चीन ने ईरान का साथ दिया, और चीन को शायद ईरान का साथ देना पड़ेगा, चीन को क्यों ईरान का साथ देना पड़ेगा, कि अमेरिका ने जो लीबिया कैप्चर कर लिया तो उसमें चीन का $1 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट अमेरिका ने अपने हाथों में ले लिया। मतलब हाथों में ले लिया तो तोड़ दिया, खत्म कर दिया। तो चीन को यूं समझो कि $1 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है, लीबिया अमेरिका के हाथ चला गया उसमें। अब ईरान भी यदि अमेरिका के हाथ में चला गया तो चीन को बहुत बड़ा नुकसान होगा। चीन की इज्जत तो मिट्टी में मिल ही जाएगी, पर चीन को जो पेट्रोल मिल रहा है ईरान से वो भी बंद हो जाएगा। और तो चीन है वो किसी भी हालत में ये देख नहीं सकता कि अमेरिका पे भी, ईरान पे अमेरिका का कंट्रोल आ जाए। तो चीन को फिर चीन है उसके पास एक ही ऑप्शन बचेगा कि वो ईरान को मदद करे, और पाकिस्तान यदि ईरान की साइड पे आएगा तो चीन है वो पाकिस्तान को मदद करेगा। और चीन और पाकिस्तान मिलकर यदि भारत पे हमला करते हैं तो हमारे
हमारे हथियार बनाने की फैक्ट्रियां तो खत्म हो गई है। पिछले 20 साल में मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव, इन लोगों ने हथियारों की फैक्ट्रियां तो लगभग खत्म कर दी हैं। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचेगा कि हम अमेरिका के सामने हाथ जोड़ के बोले कि भाई हमें बचाने के लिए हथियार दो। तो ऐसी स्थिति में फिर अमेरिका को बोलेगा कि चलो हथियार तो दे देंगे, लेकिन ये मिनरल माइन है वो हमारे नाम कर दो, ये सारे तेल के कुएं हमारे नाम कर दो, तुम्हारे एजुकेशन सिस्टम खत्म कर दो। मतलब वो अपना मनचाहा काम करवाएगा। तो और एंड में वो क्रिश्चियनिटी भी फैला देगा, हिंदू धर्म भी खत्म कर देगा, जैसा उसने दूसरे देशों में किया। तो शॉर्ट टर्म ऑप्शन क्या है कि एक हम मान के चले कि भाई 6 महीने 8 महीने बाद साल के अंदर युद्ध होने वाला है। तो साल के अंदर युद्ध होने वाला है तो हम क्या कर सकते हैं भाई? 1 साल के अंदर तो हम फाइटर प्लेन तो बना नहीं सकते, मिसाइल तो बना नहीं सकते 1 साल के अंदर। आज शुरू करेंगे तो शायद 3-4 साल के अंदर बन जाएंगे, पर 1 साल के अंदर बनाना तो बहुत मुश्किल है। तो अभी एक ही ऑप्शन बनता है कि सारे 100 करोड़ 120 करोड़ हिंदुस्तानियों को या तो 75 करोड़ वयस्क हिंदुस्तानियों को हर एक आदमी को बंदूक दी जाए। 75 करोड़ बंदूकों का उत्पादन 3 महीने के अंदर पॉसिबल है। मैं कैसे बोलता हूँ पॉसिबल है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तब रशिया इतना इंडस्ट्रियलिस्ट, इतना समृद्ध देश नहीं था औद्योगिक दृष्टि से। 1930 मैं 1940 की बात कर रहा हूँ, और 2 साल के अंदर रशिया ने कुछ 3 करोड़ बंदूकों का उत्पादन किया था 2 साल के अंदर। तो ये 1942 की बात कर रहा हूँ। 1942 में रशिया ने 2 साल के अंदर 2 करोड़ बंदूकों का उत्पादन किया था। तो आज की तारीख में, अब तो टेक्नोलॉजी काफी प्रोग्रेस कर गई है, तो आज की तारीख में हम 3 महीने के अंदर 80 करोड़ बंदूकों का उत्पादन कर सकते हैं। और यदि 80 करोड़ बंदूकों का उत्पादन हो जाता है, हर एक आदमी के पास 1-2 बंदूक आ जाती है, तो फिर हमें पाकिस्तान या चीन के हमले से डरने की जरूरत कम हो जाएगी। मतलब वो सेना हो सकती है हमला करे, एयरफोर्स है वो तोड़फोड़ करे, लेकिन सेना काफी अंदर तक पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी यदि हर एक आदमी के पास बंदूक हो। और यदि हर एक आदमी के पास बंदूक नहीं होगा तो हमें लड़ने के लिए अमेरिका से हथियार मांगने पड़ेंगे, फिर वो मिसाइल हो या प्लेन हो। फिर अमेरिका एक पॉइंट के आने के बाद कन्वर्जन पे डिमांड करेगा, और कन्वर्जन की डिमांड बहुत सारे तरीके उनमें से आजमाएगा। अब आखिरी जो है वो मेरा प्रपोजल है इसमें कन्वर्जन कम करने के लिए, वो है चैप्टर 35। चैप्टर 35 है कि सरकार का जो मंदिरों पे कब्जा है वो कैसे खत्म कर सकते हैं। सरकारों का जो मंदिरों पे कब्जा है उससे कैसे कन्वर्जन बढ़ रहा है कि बहुत सारे गुजरात में तो सरकार का मंदिरों पे कोई कंट्रोल नहीं है। मंदिर है वो ट्रस्टों के पास है, और ट्रस्ट अपना काम करते हैं, अच्छा बुरा जो भी है, पर कम से कम सरकार का कंट्रोल नहीं है। लेकिन आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में और बहुत सारे जगह पे मंदिर पे सरकार अपने अधिकारियों को रखती है, और वो जो उनके लोकल ट्रस्ट थे उनको खारिज कर देती है। तो जब वो पैसा सरकार के हाथ में आता है तो एक या दूसरी तरह से अधिकारी आधा तो खा जाते हैं, पर बाकी वो मिशनरियों को दे देते हैं। जैसे कि YSR रेड्डी जो था आंध्र प्रदेश का CM, उसने आंध्र प्रदेश के मंदिर से जो पैसा आता था वो कुछ 50-60% मिशनरियों को दे देता था, और उससे मिशनरियों को मंदिर के पैसे से कन्वर्जन करने का मौका मिल गया था। तो वो कैसे कम हो सकते हैं? तो चैप्टर 35 में मैंने तरीका बताया कि गैजेट में हमें कानून छपवाना चाहिए। गैजेट में कानून छपवाना चाहिए, वो है हिंदू कम्युनिटी ट्रस्ट एक्ट। हिंदू कम्युनिटी ट्रस्ट एक्ट का जो मेरा प्रपोजल है वो इस तरह से है कि 3 स्तर के ट्रस्ट होंगे, रीजनल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल। और एक होगा हिंदू ट्रस्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल का, हिंदू ट्रस्ट स्टेट लेवल का और हिंदू ट्रस्ट सेंट्रल लेवल का। और संप्रदायों का अपना ट्रस्ट बना सकते हैं, जैसे स्वामीनारायण संप्रदाय को अपना अलग ट्रस्ट बनाना है तो वो भी बना सकते हैं। जो भी संप्रदाय को अपना ट्रस्ट बनाना है वो ट्रस्ट बना सकते हैं। जो भी व्यक्ति उस संप्रदाय का फॉलोअर है और संप्रदाय उसे अपना फॉलोअर मानता है वो उसका मेंबर बनेगा। और हर साल जो कम्युनिटी ट्रस्ट के मेंबर है वो उसके ट्रस्ट के अध्यक्ष को चुनेंगे और उस पर राइट टू रिकॉल होगा। यानी कि मान लो गुजरात में कोई संप्रदाय है, उसके 1 करोड़ अनुयायी है और 1 करोड़ व्यक्तियों ने अपने संप्रदाय के अध्यक्ष को रखा, और वो अध्यक्ष है उसके वो सारे प्रॉपर्टी का मालिक नहीं होगा, संचालक होगा। प्रॉपर्टी जो है, मंदिर है, मंदिर की जमीन है, मंदिर का सोना है, वो उस कम्युनिटी
ट्रस्ट की प्रॉपर्टी होगी, उसका संचालन करेगा। और यदि उनको लगता है कि ये ठीक से संचालन नहीं कर रहा, पैसों का गबन कर रहा है या तो उद्देश्यों के लिए नहीं कर रहा, तो उसे बदल सकते हैं। ये सिस्टम आज की तारीख में एसजीपीसी में है, सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है। उसमें राइट टू रिकॉल नहीं है, लेकिन चुनाव होते हैं। सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो है, सारे गुरुद्वारा जो है सिखों के, वो एसजीपीसी के पास होते हैं। और एसजीपीसी के जो अध्यक्ष वगैरह है, वो सिख उनका चुनाव करके उन्हें चुनते हैं और वो पूरे गुरुद्वारा का संचालन करते हैं। और उससे जो पैसों का गबन होता है वो कम हो जाता है। जब इलेक्शन आ जाता है और राइट टू रिकॉल आने के बाद तो गबन और भी कम हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली अभी जो मंदिरों पे सरकार का कंट्रोल है, और सरकार कुछ कुछ राज्यों में वो पैसा मिशनरियों को दे देती है कन्वर्जन के लिए, वो कम हो जाएगा। मंदिर पे कंट्रोल आ जाएगा सीधा डिस्ट्रिक्ट ट्रस्ट का या तो स्टेट ट्रस्ट का। और नेशनल ट्रस्ट है, उसके पास मैंने जो प्रपोजल किया, उसके पास सिर्फ 4 मंदिर रहेंगे। एक तो राम जन्मभूमि में जो मंदिर बनेगा वो, फिर कृष्ण जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ और अमरनाथ। तो नेशनल हिंदू ट्रस्ट है, उसकी भूमिका कम है, उसके पास सिर्फ 4 ही मंदिर रहेंगे। इसके सिवा जितने मंदिर है वो स्टेट कम्युनिटी ट्रस्ट के पास। और यदि कुछ कुछ मंदिर संप्रदायों के हैं तो वो उस स्टेट का जो संप्रदाय का कम्युनिटी ट्रस्ट है उसके पास, और जो छोटे मंदिर है वो डिस्ट्रिक्ट कम्युनिटी ट्रस्ट के पास रहेंगे। तो इस तरह से मंदिरों पे डायरेक्ट ओनरशिप और कंट्रोल हो जाएगी वहाँ के धर्म के लोगों का। इसी तरह से यदि मुस्लिम चाहे तो मुस्लिम कम्युनिटी ट्रस्ट बना सकते हैं। ऑलरेडी वक्फ बोर्ड है वहाँ पे, पर वक्फ बोर्ड में अभी अपॉइंटमेंट होता है, इलेक्शन नहीं होता और राइट टू रिकॉल नहीं है। तो इस तरह का यदि अरेंजमेंट वो चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, क्रिश्चियन भी कर सकते हैं। और क्रिश्चियन कम्युनिटी ट्रस्ट भी इस तरह से बन सकता है कि चर्च पे कंट्रोल विदेशियों का ना हो, सीधा यहाँ के भारत के क्रिश्चियन का हो। क्योंकि भारत के क्रिश्चियन है, चर्च पे कंट्रोल उनका होना चाहिए, न कि विदेशियों का। तो इसके द्वारा जो मंदिरों पे कंट्रोल है सरकार का वो खत्म हो जाएगा। वो कानून मैंने पूरा ड्राफ्ट इस पे दिया है, वो ड्राफ्ट यदि गैजेट में आता है तो सरकार का मंदिरों पे कंट्रोल खत्म हो जाएगा। तो बस मैं समापन करूंगा। कन्वर्शन काफ़ी बढ़ रहा है। आंध्र प्रदेश में 15% हो गया, गुजरात में कम है, 3-4% है। बाकी राज्यों में, उड़ीसा में कुछ 15% बोला जाता है, तमिलनाडु में 15-20% और अलग अलग राज्यों में है। और रोकने के तरीके मैं जो बताता हूँ वो मेरे मानने में यह है कि हम कार्यकर्ताओं को MRCM का कानून, 5 पेज का MRCM का कानून गैजेट में छपवा देना चाहिए, तो गरीबी कम हो जाएगी। फिर राइट टू रिकॉल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, उससे भी एजुकेशन सुधरेगा, कन्वर्जन कम हो जाएगा। राइट टू रिकॉल, फिर ये पेटेंट का कानून निकाल दो तो दवाइयाँ सस्ती हो जाएगी, कन्वर्जन कम हो जाएगा। सेना को मजबूत करने के प्रयत्न शुरू करने चाहिए, क्योंकि अंत में अमेरिका की सेना आने वाली है बड़े पैमाने पे कन्वर्जन करने के लिए। और डिक्टेटरशिप का विचार छोड़ देना चाहिए, बकवास विचार है। और यदि डिक्टेटरशिप हो तो राइट टू रिकॉल डिक्टेटर के साथ होना चाहिए, यानी कि हमें पता लगे कि भाई डिक्टेटर है वो करप्ट हो गया है, जनरल जिया की तरह या तो मोबुदू की तरह, जायरे का जो था मोबुदू करप्ट हो गया, तो नागरिक है वो डिक्टेटर को बदल सके। यानी डिक्टेटरशिप होनी नहीं चाहिए, और यदि हो तो राइट टू रिकॉल डिक्टेटरशिप के साथ होनी चाहिए। और अभी जो मंदिर है उस पर सरकार का कंट्रोल हटाना चाहिए। अब इसमें जो दूसरे नेता है, कहने के लिए राष्ट्रवादी है, लेकिन अंदर से वो साफ साफ ऐसे कानूनों की तारीफ करते हैं जो कि मिशनरियों का फायदा हो। और उसमें एक नाम जो आज बहुत चर्चा में, इसलिए मैं खास उल्लेख करना चाहूँगा, वो है सुब्रमण्यम स्वामी। कि वो अपने आप को बताते हैं कि वो हिंदू धर्म के बहुत बड़े संरक्षक है, हिंदू धर्म के योद्धा है और हिंदूवादी बताते हैं अपने आप को। लेकिन वो मल्टीनेशनल कंपनियों और मिशनरियों को फायदा हो, इसलिए उन्होंने राइट टू रिकॉल का विरोध करना शुरू कर दिया। 1977 में वो राइट टू रिकॉल की बहुत बात करते थे, जयप्रकाश नारायण के साथ थे। जयप्रकाश नारायण ने तो राइट टू रिकॉल को जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में लिखवाया था। लेकिन अभी वो नहीं चाहते कि राइट टू रिकॉल आएगा तो मल्टीनेशनल कंपनी और मिशनरियों को बहुत नुकसान हो जाएगा। क्योंकि जो भी नेता है, आज तो क्या है कि वो 100-200 हज़ार नेताओं को रिश्वत देके काम चला लेते हैं, मल्टीनेशनल कंपनियों के मालिक और मिशनरी। लेकिन राइट टू रिकॉल आएगा तो काम निकलवाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यदि लोगों ने देखा कि भाई ये आदमी तो MNC या मिशनरी का एजेंट बन चुका है, तो उसको बदल देंगे। तो राइट टू रिकॉल से मल्टीनेशनल कंपनी और मिशनरियों को नुकसान है, और इसलिए सुब्रमण्यम स्वामी ने राइट टू रिकॉल का विरोध करना शुरू कर दिया। उनका यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएगा जिसमें उन्होंने बोला है कि राइट टू रिकॉल बकवास चीज़ है, और वो कार्यकर्ताओं को बोलते हैं कि राइट टू रिकॉल का विरोध करो,
और एकदम झूठी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि राइट टू रिकॉल से इंस्टेबिलिटी आएगी। इतने सारे देशों में राइट टू रिकॉल है, कहीं भी इंस्टेबिलिटी नहीं आएगी, ऊपर से स्टेबिलिटी बढ़ गई है। क्योंकि जब राइट टू रिकॉल आता है तो आदमी के ऊपर लटकती तलवार होती है, वो तमीज से काम करता है, तमीज से काम करता है तो निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, ऊपर से वही आदमी दोबारा चुन के आ जाता है। जहाँ जहाँ राइट टू रिकॉल है वहाँ री इलेक्शन रेट ज़्यादा है। खैर, तो ऐसे जो झूठे हिंदूवादी है, मैं कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि उनसे थोड़ा संभल के रहे, क्योंकि वो कहने की बात और होती है, करने की और। 1999 में तो उन्होंने सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश की थी, वो बोलते नहीं है आज, पर आप गूगल करो, 2 कीवर्ड पे गूगल करना, सुब्रमण्यम स्वामी, सोनिया गांधी, जयललिता 1999। तो 1999 में इन्होंने कहा था कि सोनिया गांधी लक्ष्मी का अवतार है, जयललिता सरस्वती का अवतार है और मायावती दुर्गा का अवतार है। ये उनके शब्द हैं, मैं कोई शब्द में उलटफेर नहीं कर रहा। मतलब जो सोनिया गांधी, जो कि यूँ समझो मैं उसे वेटिकन की एजेंट बोलता हूँ, सर से पांव तक वो मल्टीनेशनल कंपनी की एजेंट है, सर से पांव तक वेटिकन की एजेंट है। उसको उन्होंने सरस्वती लक्ष्मी से कंपेयर किया कि ये सोनिया देवी तो वो देवी का अवतार है, साक्षात लक्ष्मी देवी है, सरस्वती देवी है। और वो छोड़ो, उन्होंने जो बयानबाजी की वो तो बयानबाजी, पर वो राइट टू रिकॉल का विरोध कर रहे हैं ताकि मल्टीनेशनल कंपनी और मिशनरियों को फायदा हो। तो ये मैंने कानूनन उपाय बताया कि कौन कौन से कानून से हम कन्वर्जन काम कर सकते हैं। धन्यवाद।